हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के टीमों के दरमियान भी T20 सीरीज चल रही है और उस पर आज बात करेंगे, क्योंकि पहला मैच पे हमने डिटेल में बात की है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिए। और कल दूसरा मैच खेला गया और आज तीसरा मैच था, तो दोनों पे आज बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि 90% व्यूअर जो वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और हो सकता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो कल का जो मैच था वो पूरा नहीं देखा था, सिर्फ 15 ओवर्स ही देखे थे पहले इनिंग के, इसलिए कल के मैच पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। लेकिन कल के मैच की हाईलाइट जरूर देखिए। और क्या जबरदस्त बैटिंग की मोहम्मद रिजवान ने, बाबर आजम ने। स्पेशली बाबर आजम ने कल जिस तरीके की बैटिंग की, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने जिस स्ट्राइक रेट के साथ कल बैटिंग की, पावर रेटिंग भी की, तो उन्होंने उनके जो उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था और जो उन पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको आंसर किया कल बल्ले के साथ। और वही यही चीज उनसे एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि बाबर आजम जो है वो तेज नहीं खेलते, वो एक्सेलरेट नहीं करते, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो T20 के हिसाब से कम है, ज्यादा बड़े शॉट्स भी नहीं खेलते, पावर रेटिंग नहीं करते। तो वो चीज स्टैट्स देखे तो वो चीज थोड़ी सी जस्टिफाई भी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। और कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स है, जैसे कि आकिब जावेद, उन्होंने तो बहुत ही गलत वर्ड्स में जो है वो उनको क्रिटिसाइज किया था। तो एक एज अ कैप्टन उनपे इतना क्रिटिसिज्म नहीं बनता था, क्योंकि वही ऐसे प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में जो कि कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट्स में रन कर रहे हैं। तो उनपे आप इतना क्रिटिसाइज नहीं करते हो, क्योंकि हर एक बैट्समैन की देखो लिमिटेशंस होती है। कोई भी बैट्समैन 100% जो है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो लिमिटेशंस उनके है उनके साथ भी वो जो है वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। और टीम में वही एक है जो कि कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनपे इतना क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए था, और जो कि गलत था और गलत वर्ड्स में क्रिटिसाइज किया। देखो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो ठीक है, अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में उन पे बात करते, क्रिकेटिंग टर्म्स में उनको क्रिटिसाइज करते ना, वो ठीक था। लेकिन जो गलत वर्ड्स में उन्होंने क्रिटिसाइज किया आकिब जावेद ने, तो वो भी उतना जो है वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि जो है वो उनके कैप्टन है, वो तो उनके कैप्टन पे ऐसा क्रिटिसिज्म उन्होंने नहीं करना चाहिए था। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो ऑलवेज जो है वो करना ही चाहिए। पर उन्होंने कल उस पे भी जो है वो बहुत जबरदस्त इनिंग खेली कल, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने दिखाया कि अगर वो अपने आप को बैक करेंगे तो वो ऐसी इनिंग भी खेल सकते हैं। मोहम्मद रिजवान से तो हमने ऐसी इनिंग देखी है, कई बार देखी है, स्पेशली रिसेंट टाइम्स में। मोहम्मद रिजवान ने जितना जो है उनके पावर रेटिंग पे काम किया है, जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मोहम्मद रिजवान पिछले जो है वो 2 साल में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। स्पेशली पिछला साल तो उनका था, वो तो उन्होंने जो है वो बेस्ट T20 प्लेयर का जो है वो अवार्ड भी उनको मिला था। और इस साल भी उन्होंने वो कंसिस्टेंसी को जो है वो जारी रखा है, और वो रन्स करते आ रहे हैं। इवन एशिया कप में जो है वो फाइनल में कह सकते हैं कि उनकी इनिंग जो है वो अच्छी नहीं थी, लेकिन रन्स कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखे और एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखे तो वो रन्स करते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को तो अल्टर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वही उनको कंसिस्टेंटली रन्स करके दे रहा है। और जब ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चलता उनका, तो देखो देखो आज जैसी सिचुएशन होती है, आज उनको ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चला, बाबर भी जल्दी आउट हो गए और दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए, तो उस तरीके से आज फिर जो है वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। तो ओपनर्स का रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की टीम के लिए, स्पेशली जब वो चेस करते हैं, क्योंकि चेसिंग में जो है वो ऐसे प्लेयर्स आपको रिक्वायर होते हैं जो कि सिचुएशन को अच्छे से समझे और सिचुएशन के हिसाब से जो वो खेलने की कोशिश करे, एक अच्छे प्लान के साथ कोशिश करे। और जो जोड़ी जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो पेयर है, वो एक दूसरे को की गेम को अच्छे समझते हैं, एक दूसरे की लिमिटेशंस को अच्छे समझते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अच्छे से समझते हैं। इसकी वजह से जो है वो उनकी पेयर जो है वो पाकिस्तान ने अल्टर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी पेयर ऐसी है कि वही जो है वो पाकिस्तान को जो है वो जब तक वो है तब तक पाकिस्तान की टीम गेम में होगी। पर अगर वो आउट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम को बहुत कठिनाई हो जाती है, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट प्लेयर्स है वो उतने सेटल नहीं है उस पोजीशंस पे। अभी हैदर अली भी नंबर 3 पे जो है वो उतने रन्स नहीं कर रहे, लेकिन उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं है, वो यही सीरीज में जो है वो उनको चांस मिला है। तो वो भी जो है वो कंसिस्टेंसी उनको उनमें कंसिस्टेंसी आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो उनको अभी जो है वो कंसिस्टेंटली मौका देना चाहिए, उनको अभी टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। सेम गोस फॉर शाहिद मसूद। अभी ये प्लेयर्स को अगर ट्राई कर रहे हैं तो उनको कंसिस्टेंसी से मौका देना चाहिए, और फिर देखे अगर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर उन पर डिसीजन ले। और उसके बाद जो प्लेयर है वो पाकिस्तान के पावर हिटर्स है, जो कि ऑब्वियसली पावर हिटर्स तो हर मैच में परफॉर्म नहीं करते। तो पाकिस्तान की टीम को जो नंबर 3 नंबर 4 पे जो प्लेयर्स को जो सेटल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 ऐसी पोजीशन होती है जहां पे आपको हर एक सिचुएशन में खेलने वाले प्लेयर चाहिए।
आपको पावर प्ले के ओवर्स नहीं मिलते, आपको नंबर 3 नंबर 4 पे कई बार ऐसा होता है कि आपको फील्ड जब जब फील्ड खुलती है तब आपको बैटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हर सिचुएशन में खेलने वाले एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। तो इस तरीके की इनिंग जो है वो हैदर अली और शान मसूद खेल सकते हैं, तो उनको अभी कंसिस्टेंसी से मौका देना चाहिए। और उनके बाद देखिए भाई आज के मैच में जो अगर पिचेस की अगर बात करूंगा ना, तो पिचेस जो है वो वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिए तो आइडियल पिचेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन पिचेस पे जिस तरीके से फ्लैट पिचेस है ना, उनमें पेस है ना बाउंस है, लो पिचेस है। और ऐसी पिचेस पे जो है आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जो भी अगर आप सोच रहे हो कि प्रिपरेशन होगा, तो वो दोनों टीम्स का नहीं होगा। तो पिचेस ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि इस तरीके की पिचेस ना तो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा जो है वो उनको ज्यादा मजा आता है उस पिचेस पे, ना तो स्पिनर्स को, क्योंकि अगर पिच फ्लैट भी हो तो उस पर पेस और बाउंस हो तो फिर बॉलर्स को भी मजा आता है उस पिच पे बैटिंग करना, तो वो एक प्रॉपर पिच बन जाती है। यहाँ पे ना तो पिच पे थोड़ी भी ग्रास तो है ही नहीं, और ऑब्वियसली हम देखें तो स्पिनर्स को तो थोड़ी भी मदद नहीं मिलती, और फास्ट बॉलर्स को तो मतलब बॉल ना तो सीम करता है, सिर्फ पेस वेरी करके और सिर्फ जो है वो स्लोअर वंस करके कोशिश कर रहे होते हैं फास्ट बॉलर कैसे ना कैसे मतलब ट्राई करे। लेकिन स्किल का जो एग्जीक्यूशन होता है एज अ बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर, एज अ स्पिनर, तो वो एग्जीक्यूशन जो है वो बॉलर्स कर ही नहीं सकते। कैसे भी करके बॉलर जो है कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके यहाँ पे मतलब बच के निकले, तो कभी भी बॉलर जो है वो उस तरीके से बॉलिंग ट्राई नहीं कर सकते जिस तरीके से जो है वो स्किल्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो वे पिचेस बिल्कुल भी मतलब जो है वो अच्छी नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि वर्ल्ड कप के लिए जो है वो टीम्स इस पिचेस पे खेल के रेडी नहीं हो सकती, क्योंकि इस पिच ऐसी पिचेस बिल्कुल भी वर्ल्ड कप में नहीं होंगी, और वर्ल्ड कप की कंडीशन जो होंगी उसमें पेस और बाउंस भी अच्छा होगा। बाउंड्रीज भी जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में पता है कि बाउंड्री जो है वो स्क्वायर विकेट जो है वो स्क्वायर बाउंड्री ज्यादा लंबी होती है, तो यहाँ पे बाउंड्रीज भी बहुत छोटी है। टॉप पेजेस जिस तरीके से छक्के जा रहे हैं और जिस तरीके से बल्लेबाज जो है वो आसानी से छक्के लगा रहे हैं, तो वो बाउंड्रीज भी बहुत छोटी है। और ऐसी पिचेस पे और ऐसे छोटे ग्राउंड्स पे अगर आप सोच रहे हो कि बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस देके अगर वर्ल्ड कप में फायदा हो, तो उस तरीके से वर्ल्ड कप के कंडीशंस के लिए रेडी नहीं हो सकते। तो वो जो चीज है ये पिचेस थोड़ी मतलब बेहतर होनी चाहिए, और बाउंड्रीज भी थोड़ी वो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज के साथ फिर जो है वो यहाँ पे तो छक्के लगेंगे आसानी से, लेकिन वर्ल्ड कप के मतलब जब टीम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेगी तो वहां पे वर्ल्ड कप में जो है वो बहुत चांसेस होंगे कि बैट्समैन जो है वो आउट हो जाएंगे बाउंड्री लाइन पे। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम देखिए तो इंग्लैंड की बैटर्स ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की दोनों मैचेस में, स्पेशली आज के मैचेस में। जो बेन डकेट जो स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग करते हैं, जो उनमें वो काबिलियत है स्पिनर के अगेंस्ट जो वो स्वीप खेलने की, या अलग अलग तरीके से वो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से कोशिश करते हैं कि रन्स बटोरे, तो वहां पे वो कामयाब होते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है उनके टेक्निक पे। स्पिनर्स को वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं, स्पेशली स्क्वायर ऑफ द विकेट जो वो स्पिनर के अगेंस्ट खेलते हैं वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। और क्योंकि वो शॉट्स आसान नहीं होते, वो बहुत रिस्की शॉट्स होते हैं। जो बड़े बैट्समैन होते हैं वो देखो स्वीप तो खेलते ही नहीं है, बहुत कम बड़े बैट्समैन है जो स्वीप भी कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं। तो ऐसे जो शॉट्स है वो आपको मतलब ऐसे पिचेस पे तो चल जाएंगे, लेकिन जहां पे थोड़ी टर्न होगी, यहाँ पे पिच पे थोड़ी ग्रिप होगी, पिच से थोड़ी मदद होगी स्पिनर्स को, तो वहां पे जो है वो ऐसे बैट्समैन फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे फ्लैट पिचेस पे तो बेन डकेट इजीली ऐसे शॉट्स खेल के जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जब पिच थोड़ी सी टर्न करेगी, थोड़ी जो है वो बाउंस टर्न और बाउंस दोनों होगा, तो वहां पे मतलब बेन डकेट को थोड़ी दिक्कत होगी स्पिनर्स के को इस तरीके से काउंटर करने को। उसके बाद देखेंगे तो हैरी जो है वो जबरदस्त बैटिंग है, हैरी ब्रूक, वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, स्पेशली फास्ट बॉलर के अगेंस्ट जो उन्होंने बैटिंग की है। और ऐसे पिचेस पे तो मतलब आपको चाहिए कि आप अलग अलग तरीके से कोशिश करें कि बॉलर्स की जो लेंथ है वो उसको जो है वो खराब करने की कोशिश करें, और उन्होंने वही किया, शफल भी किया, पैरों का भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया। और बॉलिंग भी जो है वो हैरिस रॉफ ने बहुत जबरदस्त की, क्योंकि हैरिस रॉफ जो है वो एक बहुत ही T20 के बहुत ही अच्छे बॉलर है, तो उन्होंने इस पिच पे भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और जिस जिस बॉलर के पास वेरिएशन है वही इस पिच पे चल सकता है। तो हैरिस रॉफ के पास पेस के साथ साथ वेरिएशन भी है, उनके पास सिर्फ पेस नहीं है, उनके पास वेरिएशन भी है, और कौन सी वेरिएशन कहाँ पे यूज करनी है, स्लोअर वंस कभी करना है। और उन्होंने बॉलिंग भी जो है वो कभी भी उन्होंने हर एक बॉल आप देखोगे तो आखिरी के जो 2 ओवर्स थे उसमें उन्होंने लेंथ बॉल का ज्यादा यूज किया, उन्होंने शॉर्ट बॉल भी ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था बाउंड्री छोटी है, अगर एज भी लगता है तो बॉल छक्का जाएगा। और जब उन्होंने शॉर्ट बॉल किया भी तो भी उन्होंने स्लोअर वन ट्राई किया वहां पे भी। और बाद में ऑब्वियसली यॉर्कर्स का ट्राई नहीं किया दोनों टीम्स ने, क्योंकि ऐसे पिचेस पे आप यॉर्कर्स अगर करोगे तो देखते हाफ वॉली भी जाएगी तो भी छक्का जाएगा, फुल टॉस भी जाएगी तो भी छक्का जाएगा। तो जो है वो इसलिए यॉर्कर्स की ट्राई ज्यादा नहीं की बाकी भी बॉलर्स ने। तो बॉलिंग में जो है वो
ऐसे पिचेस पे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बॉलर से। थोड़ी बॉलिंग बेहतर होनी चाहिए थी पाकिस्तान की टीम से, वो आप कह सकते हो। थोड़ी कैप्टनसी भी बेहतर होनी चाहिए थी। अगर आप आपके जो टीम में जो है वो ऑप्शंस है, आप एक्स्ट्रा बॉलर जो यूज कर सकते हो, इफ्तिकार अहमद भी है, वो भी एज अ बॉलर यूज कर सकते हो आप। इंग्लैंड की टीम में इतने लेफ्ट हैंडर्स है, तो आप उनके अगेंस्ट इफ्तिकार अहमद को क्यों यूज नहीं करते, वो बात पता नहीं है। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब हर एक अल्टरनेट बैट्समैन जो है वो लेफ्ट हैंडर है इंग्लैंड की टीम में, तो वहां पे इफ्तिकार अहमद जो है वो ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पे इफ्तिकार अहमद की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती थी, एज ए लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट उनको बॉलिंग करने का मौका मिलता। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता, एज अ बॉलर भी और एज अ बैट्समैन भी। क्योंकि एज अ बॉलर जब आप अच्छे करते हो, एज एन ऑलराउंडर जब आप अच्छे करते हो, तब एज अ बैट्समैन भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इफ्तिकार अहमद को एज अ प्लेयर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में बहुत मदद मिल सकती थी। तो इफ्तिकार अहमद को जरूर ट्राई करना चाहिए था इस सीरीज में, पर अब तक तो किया ही नहीं, और सिर्फ 5 बॉलर के साथ ट्राई किया। और जो 5 बॉलर्स भी बाबर आजम ने रोटेट किए, उसमें भी जो है वो थोड़ी गलतियां जरूर दिखी। क्योंकि हैरिस रॉफ को अगर जो है वो 16 ओवर के बाद अगर 2 ओवर उनके करवा रहे हो आप, तो आपने 17वां ओवर उनसे कराया हैरिस रॉफ से। तो हैरिस रॉफ से 17 ओवर कराने के बाद आपने जो है वो 18वां ओवर मोहम्मद हसनैन से कराया था। और फिर 19वां ओवर जो था वो आपने जो है वो हैरिस रॉफ से नहीं कराया, वो आपने शाहनवाज धानी से कराया। तो वो कंटिन्यूटी के साथ अगर 19वां ओवर हैरिस रॉफ को करते, तो शायद हो सकता था हैरिस रॉफ वहां पे थोड़ा और प्रेशर बनाते, या हो सकता था कि हैरिस रॉफ विकेट भी ले सकते थे। तो आपने वहां पे जो है उनका जो कंटिन्यूटी थी, वहां पे उन्होंने आपको वहां पे आपने उनको रोका और फिर 20वां ओवर उनको कराया। तो आपका जो बेस्ट बॉलर है उनको आप आखिरी ओवर क्यों करा रहे हो, 20वां ओवर क्यों करा रहे हो, आप उनको 19वां ओवर कराओ ना। तो वहां पे अगर उन्होंने वो अगर विकेट्स भी लेके देते, तो वहां पे भी हो सकता था कि थोड़े रन कम पड़ते। क्योंकि फिर 19वां ओवर में शाहनवाज यानी बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉस्टली साबित हुए। तो अगर 19वां ओवर हैरिस रॉफ जब अगर करते, तो हो सकता था कि हैरिस रॉफ ज्यादा बेहतर तरीके से 19वां ओवर करते और कम रन देते। तो फिर उसके बाद हो सकता था अगर वो विकेट भी लेते, तो शाहनवाज यानी उतने कॉस्टली नहीं होते 20वें ओवर में। तो वहां पे थोड़ी कैप्टनसी पे ध्यान रखना चाहिए। और हो सकता है तो नेक्स्ट मैच में बाबर आजम को एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन को भी ट्राई करना चाहिए, तो वही बेहतर होगा। क्योंकि अगर 5 बॉलर ऑप्शन के साथ आप खेल रहे हो, तो आप अब ये तो प्रिपरेशन है ना, ये तो जो बिग टूर्नामेंट की प्रिपरेशन है, तो उसके लिए आप यहाँ पे तो ट्राई करना ही चाहिए इफ्तिकार अहमद को, स्पेशली अगर इतने लेफ्ट हैंडर है अपोनेंट टीम में। तो और वर्ल्ड कप के लिए ऐसी पिचेस तो बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए अच्छी नहीं है। तो पिचेस थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, और बाउंड्री भी मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए। उसके बाद हम देखें तो आज तो मतलब ओपनर्स ने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर और बहुत ही ज्यादा टोटल हो गया था बोर्ड पे। अगर 220 221 जो भी टारगेट था वो बहुत ही ज्यादा था, और वो मतलब बहुत ही कठिन हो जाता है चेस करना। स्पेशली मार्क वुड की बात करेंगे, वो मार्क वुड ने जिस पेस के साथ बॉलिंग की है, कंसिस्टेंसी के साथ 150 से ज्यादा पेस पे बॉलिंग कर रहे थे वो। तो फास्टेस्ट बॉल, सीरीज की फास्टेस्ट बॉल भी उन्होंने की जिसपे बाबर आजम आउट हुए, और बाकी भी देखा 156 भी उन्होंने टच किया था आज। तो जिस पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग की वो बहुत ही जबरदस्त था। स्पेशली इंजुरी के बाद वो वापसी कर रहे थे, कमबैक कर रहे थे, और कमबैक करते ही ऐसी बॉलिंग उन्होंने करना बहुत लाजवाब चीज थी। क्योंकि कोई भी प्लेयर जब इंजुरी से कमबैक करता है ना, तो फिर वो रिदम पकड़ना बहुत उसको कठिन होता है पहले कुछ मैचेस में। चाहे वो बैट्समैन हो बॉलर हो, वो उतना ही आसानी से रिदम नहीं पकड़ सकता जब वो इंजुरी से कमबैक करता है। रिहैबिलिटेशन करके जब कमबैक करता है ना, तब बहुत कठिन होता है कि उस तरीके से उस रिदम से बॉलिंग करना। और आज वो मार्क वुड और रिस टॉपले भी इंजर्ड थे थोड़े, तो उन्होंने भी जिस तरीके से बॉलिंग की, तो उनकी तारीफ भी बहुत करनी होगी। तो देखते हैं, अभी 2-1 की लीड है इंग्लैंड के हाथ में, तो वहां पे अभी इंग्लैंड की टीम कैसे खेलती है ये देखना होगा। और देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस जो परसों भारत का भी मैच है, तो उस पर भी बात करेंगे। और भारत ने आज का मैच जीता है, तो उस पर भी डिटेल में बात की है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है। तो आप प्लीज हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।